नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत। मैं संजीव क्रोड़ीवाल और आप देख रहे हैं कीरो क्लासेस। अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है और मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसका एक ही रीजन है, उसकी एक ही वजह है, उसका एक ही मतलब है कि आपने +1 के अंदर अपना ड्रीम सब्जेक्ट बायोलॉजी को चुना है। बायोलॉजी आपका करियर सब्जेक्ट है आगे आने वाले फ्यूचर डेज के लिए। आप चाहे आरबीएससी के बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, आपको जो +1 बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक लगेगी वो एनसीईआरटी की लगने वाली। फिर चाहे आप आरबीएससी में पढ़ रहे हैं, फिर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा +1 के अंदर। इस लेक्चर वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे किस तरह से आपको +1 बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, स्टडी मटेरियल क्या है, कौन कौन सी यूनिट बनाई गई है, कौन कौन सा आपको कंटेंट पढ़ना है, वो सब अपने डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी +1 एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर टोटल 22 चैप्टर्स आपको पढ़ने और 22 चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है 5 यूनिट्स के अंदर। और जितने भी यूनिट्स हैं उनका सब्जेक्ट अलग अलग है। सब्जेक्ट का मतलब है उनकी जो हेडलाइन है जिसपे वो बेस्ड है, चाहे वो 4 चैप्टर है यूनिट के अंदर, चाहे वो 2 चैप्टर है, उन सब की थीम अलग अलग है, उनका टॉपिक अलग अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। और फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अपना हेडलाइन है, फर्स्ट यूनिट है वो बेस्ड है, फोकस्ड है किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग वर्ल्ड के ऊपर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा लोग हैं इस अर्थ के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे अपने हो, चाहे एनिमल, सबको अपने क्लासिफाइड कर रखा है स्टडी करने के लिहाज से। और इन्हीं को अपने कलेक्टिवली बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। इनके लिए एक टर्म यूज होती है लिविंग वर्ल्ड, जिनके अंदर प्लांट्स आते हैं, अपने एनिमल्स आते हैं और माइक्रोब्स भी आते हैं। जिस तरह से फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब काउंट किए गए हैं लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और डाइवर्सिटी क्या चीज होती है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी रेफर करता है किसको? वेरिएशन को, वैरायटी को। देखिए प्लांट है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के बाद वो प्लांट की वैरायटी या प्लांट की जो स्पीसीज है, प्लांट है वो अलग टाइप के देखने या दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा एनिमल्स में भी फर्क देखने को मिल जाता है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो एनिमल की वैरायटी में भी फर्क देखने को मिल सकता है आपको। ये डाइवर्सिटी है। इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, इन सब की कितनी स्पीसीज देखने को मिलेगी, वो है डाइवर्सिटी। इनके बारे में डीप साउंड नॉलेज लेंगे इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट में 4 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं। पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? वो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड के नाम से। और इस चैप्टर में अपने जानेंगे, सीखेंगे कि लिविंग बीइंग आखिर बोलते किसको है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफर किया जाता है, किस तरह से उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, किस तरह से आपका हर्बेरियम है। आपने जो जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा होगा वो सब आप इसके अंदर सीखेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर फोकस्ड है क्लासिफिकेशन के ऊपर, किस तरह से अपने प्लांट को एनिमल से अलग रखा हुआ है, किस तरह से अपने माइक्रोब को फंगस से अलग रखा हुआ है, किस तरह से अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम है वो अलग होते हैं मोनेरा से। बेसिकली अपने इस चैप्टर के अंदर 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5 किंगडम हाइपोथेसिस दिया था किसने? आर.एच. विटेकर ने। जितने भी जिंदा लोग हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं, उन सभी जिंदा लोगों को आर.एच. विटेकर ने, इंसान का नाम है आर.एच. विटेकर, उसने 5 क्लास बना दी, उनमें बांट दिया सबको। और इन 5 क्लासेस को आज अपने जानते हैं 5 किंगडम्स के नाम से। तो पहला जो किंगडम या पहली क्लास थी वो थी मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी और फंजाई, अगला था प्लांटी और सबसे मोस्ट एडवांस्ड होते हैं एनिमेलिया। तो ये 5 क्या है? 5 कैटेगरी है, 5 क्लास है, 5 किंगडम्स हैं जो क्लासिफाइड किए थे किसने? आर.एच. विटेकर ने। और इन्हीं का डीप नॉलेज अपने इस चैप्टर में लिया है। मोनेरा के बाद डेवलप हो गई कौन? प्रोटिस्टा से फंगस, फंगस से कौन? प्लांट्स से कौन? एनिमल।
तो मोनेरा में रखा गया किसको, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, सबको इसमें स्टडी करते हैं। दूसरा अपनों ने किंगडम बना रखा है कौन सा, प्रोटिस्टा। इसमें अमीबा को स्टडी करेंगे, अपने यूग्लिना पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है फंगस, जो अपनी स्कल के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर, बालों के अंदर फंगस लग जाता है, डैंड्रफ लग जाता है, उसके बारे में जानेंगे। मशरूम जो अपने खा रहे हैं वो भी एक टाइप का फंगस है। रिंगवर्म हो जाता है वो भी फंगस है। ये किंगडम फंगी या किंगडम फंजाई में रखे गए। उसके बाद कौन आता है, प्लांट्स आते हैं, जो आसपास अपने को जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सब अपने स्टडी करते हैं किंगडम प्लांटी में। और उसके बाद आता है मोस्ट एडवांस्ड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर अपने भी आते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो ये 5 किंगडम हाइपोथेसिस किसने दी, आर.एच. व्हिटेकर ने। इस चैप्टर में इसके बारे में लिखा हुआ है। थर्ड चैप्टर आता है किंगडम प्लांटी। अभी मैंने आपको 5 किंगडम के नाम गिनाए थे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में अपने पूरा डिटेल करेंगे, डिटेलिंग होगी किसकी, प्लांट किंगडम की, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ जो चैप्टर आएगा उसमें अपने एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है, और एक जानवर दूसरे जानवर से किस तरह से डिफर होता है, वो सब अपने जानेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। उसके बाद आती है यूनिट सेकंड। ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी। 4 अपनों ने इसमें चैप्टर के बारे में देख लिया। 4 चैप्टर आपको पढ़ने इस यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट में अपने पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप हुए हैं, किस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है। वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल के बाद में टिश्यू आते हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अपने। और टिश्यू के बाद ऑर्गन डेवलप होते हैं, ऑर्गन के बाद में सिस्टम होते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है। ये सब अपने जानेंगे इस यूनिट के अंदर। ये यूनिट स्टार्ट होती है 5th चैप्टर से। 5th चैप्टर का नाम है, टाइटल है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जिसमें फूल लगते हैं, फ्लावर डेवलप होते हैं। जो फूलों वाले जितने भी पौधे हैं उनके अपने मॉर्फोलॉजी करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या चीज होती है, मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की, वो बुक है जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, या कह सकते हैं अपने जो बाहर फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो। यहाँ अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है वो बाहर से देखने पर कैसा है, रूट कैसी दिखाई दे रही है, स्टेम कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर जो लीव्स लगी हुई वो किस तरह से अपने को दिखाई दे रही है, उनका ओरिएंटेशन कैसे, पौधों के ऊपर उनका लगने का ढंग कैसा है, वो सब अपने जानेंगे। और तो और इसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे, अपने रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, अपने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, अपने लीव्स का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। बाहर से प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे। अब आता है 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में अपने सीखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी किसको बोलेंगे, अब जिस तरह से मॉर्फोलॉजी थी उस तरह से एक बुक का नाम है एनाटॉमी। एक ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, जिसको अपने बोलते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में अपने सीखा कि किस तरह से बाहर से प्लांट दिखाई दे रहे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी, अपने अंदर नहीं घुसे थे प्लांट में, प्लांट के अंदर नहीं घुसे थे। एनाटॉमी में अपने अंदर घुसेंगे, सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटेंगे। और सेक्शन काटने के बाद जिस तरह स्टेम का सेक्शन काट लिया अपने, लीफ का सेक्शन ले लिया अपने, रूट का सेक्शन ले लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। अंदर सेल्स किस तरह से अरेंज है, किस तरह से टिश्यू अरेंज्ड है, उन सब के बारे में अपने स्टडी करते हैं किसमें, एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। 7th चैप्टर, इसी यूनिट का 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। किस तरह से एनिमल डेवलप हुए हैं, उनका सेलुलर लेवल, उनका टिश्यू लेवल किस ढंग का है, सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, किस तरह से पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है एनिमल्स की, वो अपने स्टडी करते हैं किसमें, इस चैप्टर में, 7th चैप्टर में। ये होगी यूनिट सेकंड। अब आती है यूनिट थर्ड। थर्ड यूनिट के अंदर जो टाइटल है, थर्ड यूनिट का जो थीम है, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं, वो टाइटल क्या है, वो टाइटल है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये क्या चीज है, सेल के बारे में स्टडी करने वाले, बेसिकली अपने सेल के बारे में जानने वाले हैं। वैसे सेल के बारे में आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़ते आए हैं इस बार, लेकिन +1 में आने के बाद अपने अलग लेवल तक जाकर सेल को स्टडी करेंगे। इसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं। 8th चैप्टर में लिखा हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का जो फंडामेंटल और बेसिक नॉलेज है वो अपने लेंगे। सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है, कौन कौन से सेल के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शंस है सेल के अंदर, वो सब अपने स्टडी करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ,
नाइन्थ चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, बना सकती है। जिस तरह से डीएनए है अपनी बॉडी में बनता है, वो बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन अपनी बॉडी से खुद सिंथेसाइज कर सकती है, वो क्या है? वो बायोमोलिक्यूल्स है। एंजाइम, हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, वो क्या है? वो बायोमोलिक्यूल्स है। शुगर है, ग्लूकोज प्लांट खुद बनाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ये सब क्या है? सेलुलोज है, वो भी प्लांट्स में मिलता है, ये बायोमोलिक्यूल्स है। तो इनके बारे में डीप नॉलेज लेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, 9th चैप्टर में। अब आता है 10th चैप्टर। 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है? सेल की पूरी लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में स्टडी करेंगे, वो है सेल साइकिल। और सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, मियोसिस, माइटोसिस। उसके बारे में भी अपने जानकारी लेने वाले हैं इस चैप्टर में। ये होगी यूनिट 3rd। अब आती है यूनिट 4th। यूनिट 4th में अपने पढ़ेंगे किसको? प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया आपने, एनाटॉमी पढ़ लिया। तीसरी एक और ब्रांच आती है बायोलॉजी की, साइंस की, उसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या चीज होती है? किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो रेस्पिरेट करते हैं, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, किस तरह से वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये सब अपने ये मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे अपने। कहां पर? फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, दोनों का मतलब एक ही निकलता है कि किस तरह से एनिमल हो चाहे प्लांट हो, रेस्पिरेट कर रहे हैं, किस तरह से एनिमल प्लांट है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, किस तरह से एनिमल प्लांट है वो क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर आता है 11th, उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम 2 वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, आप जानते हो। नहीं जानते तो भी अपने जान जाएंगे। जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम है वो एक पाइपलाइन है जो कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती है। उसी तरीके से फ्लोएम एक और पाइपलाइन है जिसके अंदर फूड चलता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट को अपने पढ़ेंगे, किस तरह से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट एरिया से, किस तरह से लीव्स के अंदर जो फूड बना है उस फूड को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करके आता है पूरी बॉडी के अंदर, वो अपने पढ़ने वाले हैं। किस तरह से आयंस हैं, मिनरल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एंटायर प्लांट बॉडी के अंदर, वो अपने सीखने वाले हैं। अब आता है 12th चैप्टर, 12वां चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? देखिए, प्लांट है वो रूट एरिया से या सोइल से पानी को खींच लेते हैं। अब पानी के साथ डिजोल्व फॉर्म में और ऊपर चढ़ते हैं। पानी के साथ आते हैं कौन? मिनरल्स आते हैं, आपके 17 एलिमेंट्स आते हैं। देखिए, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको अपने सॉल्ट या मिनरल्स बोल देते हैं। वो पानी के साथ ऊपर चढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जाकर बहुत सारे मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सब एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। अगर एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी एक एलिमेंट की कमी हो जाए, मान लीजिए कि मैग्नीशियम की कमी हो गई, जिंक की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। जो 17 एलिमेंट है उनमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर कमी हो जाए, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो अपने को उसके सिम्टम है वो मोस्टली लीव्स के ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं। लीफ है वो फर्स्ट इंडिकेटर होता है किसका? किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी का। 13th चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरह से परफॉर्म होता है। 5th क्लास से ईवीएस से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहां पर इसका डीप नॉलेज लिया जाएगा, किस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए 4 एलिमेंट का होना बड़ा जरूरी है। पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल का होना मस्ट है। अगर ये चारों चीजें प्लांट को मिल जाए तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए लाइट्रिक्शन और डार्ट्रिक्शन 2 सीखी जाती है, 2 पढ़ी जाती है। इनके बारे में डीप नॉलेज लेंगे, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ करेंगे। तो ये सब अपने पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 14th चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेट करते हैं। यहां अपने लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में नहीं सीखने वाले हैं। यहां अपने सीखेंगे किस तरह से O2 अंदर आती है, सेल तक पहुंचती है। बेसिकली अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल के अंदर किस तरह से O2 आती है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, O2 किस तरह से अपने को एटीपी बनाकर देती है, वो सब अपने सीखने वाले हैं किसके अंदर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर।
15th चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर अपने प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन बनते हैं, अपनी ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, सेक्सुअल ग्रोथ होती है। इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट के अंदर भी कुछ सर्टेन क्वांटिटी में क्या बनते हैं, सर्टेन क्वांटिटी में बनते हैं प्लांट हार्मोन। ये होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एफसीसी एसिड। इनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में। और इन्हीं प्लांट हार्मोन की वजह से डेवलपमेंट होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, वो सब अपने सीखने वाले हैं। अब लास्ट यूनिट आती है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। जो यूनिट फोर्थ थी उसके अंदर अपने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, अब अपने पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। बेसिकली अपने इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स के बारे में। देखिए, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब मिलकर काम करते हैं, असेंबल होते हैं एक साथ और पूरी बॉडी तैयार होती है। तो इसी तरीके से अपने जो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें अपने सीखेंगे किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर काम होता है, किस तरह से सिस्टम अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें 16th चैप्टर से स्टार्ट होता है और 16th चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, किस तरह से अपना खाना पचता है, उसके बाद ब्लड में मिलता है, ब्लड है वो हर एक सेल तक पहुंचाता है डाइजेस्टेड फूड को, वो सब अपने सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। 17th चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, 17वें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। O2 CO2 किस तरह से एक्सचेंज की जाती है थ्रू और वाया लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किस तरह से अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, सांस किस तरह से लेते हैं, किस तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले लंग्स की फंक्शनैलिटी के बारे में, लंग्स किस तरह से अपना काम करते हैं, लंग्स किस तरह से O2 लेते हैं, CO2 को डिस्कार्ड करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे अपनी। तो और O2 CO2 किस तरह से एक्सचेंज की जाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 18वां चैप्टर, इसमें अपने पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेसिकली अपने पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में और हार्ट डिजीज के बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो इन सब हार्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अपने हार्ट की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है वो भी अपने पढ़ने वाले। ईसीजी क्या है, वो किस तरह से काम करती है, इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 19वां चैप्टर कौन सा है, 19th चैप्टर कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर यूरिया बनता है, जिस तरह से अपने यूरिन को डिस्कार्ड करते हैं, पास करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो एक अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो अपना वेस्ट है, उसको अपने बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अपने यूरियोटेलिक है, क्योंकि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिया को डिस्कार्ड कर रहे हैं, तभी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको यूरिन बोला गया, यूरिया से बन गया यूरिन। उसको किस तरह से बाहर एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, वो अपने सीखने वाले हैं। अपनी किडनी, गुर्दे की स्ट्रक्चर सीखेंगे इसके अंदर, किस तरह यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो सब अपने इस चैप्टर में सीखने वाले। 20th चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, मैं यहां से चल के यहां तक आ गया, मैंने अपनी लोकेशन बदल ली विद द हेल्प ऑफ लिम्स, लोअर लिम्स, पैर जिनकी बात मैं कर रहा हूं, तो पैरों से मैं चल के वहां तक चला गया। मेरा लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया, लेग्स हो गई, टांगे हो गई। लेकिन अगर अपने बात करें अंदर घुसे अपनी बॉडी के अंदर, तो वाकई में अंदर कौन है, अंदर अपनी जो पांव की मूवमेंट है वो किसने करवाई, पांवों ने जो हरकत की है, इस हरकत के पीछे दो सिस्टम काम करते हैं। एक मस्कुलर सिस्टम होता है, दूसरा होता है अपना स्केलेटन। जो अपनी हड्डियां होती हैं उनसे कुछ मसल्स हैं वो जुड़ी रहती हैं, इन मसल्स को अपने बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। हर मसल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होने की वजह से ये हड्डियां मूव करती हैं, क्योंकि इन हड्डियों से चिपकी रहती, जुड़ी रहती है कौन, मसल्स। और मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से क्या होता है, हड्डियां मूव करती है। और जब हड्डियां मूव करती है तो अपने ऑर्गन मूव करते हैं, अपने हाथ पांव हिलते हैं, अपने लोकोमोट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं कहीं पर भी। और दूसरा हरकत भी होती है, जो भी अपनी हरकत हो, जैसे मैं हाथ हिला पा रहा हूं या अपनी उंगलियां हैं वो मोड़ पा रहा हूं, तो उनके पीछे भी क्या है, मसल्स और हड्डियां।
ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। 21वें चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, किस तरह से नर्वस सिस्टम, अपना ब्रेन, अपना स्पाइन, अपने न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, वो सब अपने सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। किस तरह से अपना ब्रेन, स्पाइन और न्यूरॉन्स हैं, पूरी बॉडी को एक साथ कोऑर्डिनेट करके रखे हुए, वो सब सीखेंगे। अब आता है लास्ट 22वां चैप्टर, 22वां चैप्टर आता है जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि किस तरह से कुछ केमिकल अपनी बॉडी में बनते हैं, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, टारगेट सेल या टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, किस तरह से ओवरऑल अपनी ग्रोथ होती है। जिस तरह से प्लांट हार्मोन की बात मैं कर रहा था, किस तरह से ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और ये भी एक काम करते हैं, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ करवाते हैं। उसी तरीके से इंसान के अंदर, जानवरों में भी क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, अपना मेंटल और सेक्सुअल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है उनसे। तो इस तरह से जिस तरह से हाइपोथैलेमस बैठा रहता है अपने ब्रेन के अंदर, वो कंट्रोल करता है किसको, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड है फिर कंट्रोल करती है बाकी सभी ग्लैंड्स को। मास्टर ग्लैंड बोला गया उसको। ये किस तरह से अपना काम करते हैं। इंटीग्रेशन क्यों बोला गया, इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसलिए बोला गया है कि ये दो सिस्टम का इंटीग्रेशन है, ये दो सिस्टम का समाकलन है, ये दो सिस्टम का मिला जुला काम है। दो सिस्टम मिलकर काम करते हैं यहाँ। एक तो हार्मोन बनाने वाला जो सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी ग्लैंड्स के बारे में अपनी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में पढ़ा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम में। और दूसरा मैं ब्रेन की बात कर रहा था, ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, वो है नर्वस सिस्टम का पार्ट। किस तरह से नर्वस सिस्टम और अपना एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स मिलकर काम कर रही हैं अपनी पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ करवाने के लिए, वो सब अपने इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आज अपने सीखा किस तरह से अपने को NCERT+1 NCERT टेक्स्ट बुक जो आपकी बायोलॉजी की लगेगी, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से यूनिट है, उनको किस ढंग से आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया 2022-23 के लिए। तो क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।